Hello dear student, welcome back to Raja classes. In this video I am going to teach you आधुनिक भारत का इतिहास and the topic name is भारत में यूरोपियों का आगमन। तो इस वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास पे डिस्कस किया जाएगा, जिसका जो पहला चैप्टर है भारत में यूरोपियों का आगमन, तो ये चैप्टर पे डिस्कस किया जाएगा। क्लियर है? मैं आपको बता दूं कि ये पार्ट थर्ड वीडियो है इस सीरीज का, यानी इस चैप्टर का नाम है भारत में यूरोपियों का आगमन। इसका ये पार्ट थर्ड वीडियो है जिसमें डिस्कस किया जाएगा अंग्रेजों का आगमन। तो इससे पहले पार्ट वन वीडियो और पार्ट टू वीडियो ऑलरेडी डाला जा चुका है, जिसमें पार्ट वन वीडियो में पुर्तगाल का जो आगमन हुआ था उस पर चर्चा किया गया था, और पार्ट टू वीडियो में डच का जो आगमन हुआ है उस पर चर्चा किया गया है। इस वीडियो में मेनली ये देखा जाएगा कि अंग्रेजों का आगमन किस तरह भारत में हुआ था और अंग्रेज जो है अपना विस्तार किस तरह किया, अंग्रेज कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट किस तरह हुआ, तो ये हम लोग देखेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले आप पार्ट वन वीडियो जरूर देख लें और पार्ट टू वीडियो उसके बाद देखें, तभी आपको ये पार्ट थर्ड वीडियो समझ में आएगा। ये दोनों वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लें। क्लियर है? बिकॉज कि भारत में यूरोपियों का आगमन अगर आप चैप्टर समझना चाहते हैं तो आपको शुरू से एक एक चीज़ को समझना होगा, तभी आप पूरा अच्छे से समझेंगे। और आपको पता है कि भारत में यूरोपियों के आगमन से बहुत सारा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वैसे भी आधुनिक भारत एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज कि हर एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आधुनिक भारत से ही क्वेश्चन बनता है। क्लियर है? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि अंग्रेजों का आगमन एवं सफलता, यानी अंग्रेज का भारत में किस तरह आगमन हुआ और वो किस तरह सफलता हासिल किया, ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो यहाँ मैं पॉइंट वाइज करके मेंशन किया हूँ, क्योंकि पॉइंट वाइज किसी भी चीज़ को समझने में आसान हो जाता है। अगर पैराग्राफ लिखा रहता तो वहाँ पर बुक जैसा फीलिंग आपको होता, सो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आता। लेकिन मैं यहाँ पर पॉइंट वाइज मेंशन किया हूँ, तो आई थिंक कि ईजिली समझ में आएगा। सबसे पहला पॉइंट है कि उन यूरोपीय शक्तियों में जिन्होंने भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्रों में आकर नवीन व्यापारिक गतिविधियां आरंभ की थी, अंग्रेज सर्वाधिक सफल एवं प्रभावोत्पादक सिद्ध हुए। मीन्स यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, चाहे जितना भी यूरोपियन शक्ति या यूरोपियन कंपनी भारत और हिंद महासागर के क्षेत्र में अपना व्यापार शुरू किया, जिसमें क्या है कि अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वाधिक सफल रहा और वो अपना प्रभाव ज़्यादा आप कह सकते हैं कि भारत में छोड़ के गया। क्लियर है? मेनली ये पॉइंट में बस यही कहना चाह रहा है कि चाहे जितना भी यूरोपियन कंपनी भारत में आया, चाहे वो डच कंपनी हो, पुर्तगीज कंपनी हो या फिर फ्रेंच कंपनी हो, तो ये सभी में सबसे ज़्यादा सफलता हासिल जो किया वो कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अंग्रेज। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है कि गौर करने लायक बात यह है कि पूर्वी देशों की ओर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में अंग्रेज अपेक्षाकृत देर से आए। यानी पूर्वी देशों से मतलब ये है कि भारत और इंडोनेशिया के क्षेत्र, या फिर आप कह सकते हैं कि हिंद महासागर के क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में यानी पूर्वी के देशों में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में यूरोपियन जो कंपनी आया था उसमें सबसे लास्ट में, या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सबसे लास्ट कहना गलत होगा, यानी अपेक्षाकृत यानी कंपैरेटिवली ये देर से आया था अंग्रेज। क्लियर है? किंतु वे शेष यूरोपीय शक्तियों को हराते हुए सबसे आगे निकल गए। यानी बाकी जितना भी यूरोपीय शक्ति था उसको यह हराते हुए आगे निकल गया, बिकॉज कि इसका स्ट्रेटजी और इसके पास जो टेक्नोलॉजी था या फिर इसके पास जो पूंजी था,
तो ये सारा फैक्टर बना जिसके वजह से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे आगे निकल गया। क्लियर है। नेक्स्ट है कि इसकी मुख्य वजह यह थी कि अंग्रेज भारत सहित एशियाई व्यापार के स्वरूप को समझने में सफल रहे। यानी अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अदर कंपनी के कंपैरिजन में ये ज़्यादा सफल क्यों रहा, उसके पीछे जो मुख्य वजह था यानी मुख्य कारण था वो ये था कि अंग्रेज भारत सहित यानी भारत को भी और एशियाई व्यापार को भी अच्छी तरह से समझ गया था कि यहाँ किस तरह व्यापार करना है, यहाँ के लोगों को किस तरह अपनी तरफ करना है। यानी भारत और एशिया के क्षेत्र को ये अच्छी तरह से समझ गया था। इट मीन्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। क्लियर है। नेक्स्ट है कि उन्होंने इसके लिए सैनिक राजनीतिक शक्ति का सहारा लिया। यानी अंग्रेज जो है ये यानी अपना सफलता के लिए सैनिक और राजनीतिक शक्ति का सहारा लिया था, जिसके बदौलत क्या हुआ कि वो फाइनली सभी यूरोपियन कंपनी को पीछे करते हुए खुद आगे निकल गया। और आप जानते हैं कि अंग्रेज जो है 1947 तक भारत पर कब्जा किया था। क्लियर है। नेक्स्ट है कि मौलिक कारण यह था कि इंग्लैंड की उपभोक्ता संस्कृति, औद्योगिक विकास, मांग व आपूर्ति का संतुलन। यानी इंग्लैंड का क्या था कि जो उपभोक्ता संस्कृति होता है या औद्योगिक विकास यानी टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ, मांग यानी डिमांड, आपूर्ति, ये सारा चीज में क्या था, एक बैलेंस बना हुआ था, मीन संतुलन बना हुआ था। क्लियर है। तथा अनुकूल राजनीतिक स्थिति ने पूंजी निवेश की प्रवृत्ति को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया। यानी यहाँ पर क्या हुआ कि सरकार ने भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया, या फिर यहाँ पर समझ सकते हैं कि आप इसे क्या हुआ कि अनुकूल राजनीतिक स्थिति प्राप्त हुआ, जिसके वजह से अलग अलग पार्टनर इसमें यानी इसमें मीन्स हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में अपना पूंजी निवेश करता गया, जिसके वजह से ये क्या हुआ कि दिन ब दिन करके डेवलप्ड करता गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक एशियाई वस्तुओं यानी यहाँ पर यह है कि 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एशियाई वस्तुएं यूरोप में पहुंचने लगी थी। यानी 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मीन्स ये हुआ कि 1550 के बाद की बात कर रहा है कि उस समय तक क्या हुआ कि एशियाई वस्तुएं जो है यूरोप में पहुंचने लगी थी। इस लाभ के व्यापार ने अंग्रेजों को पूर्व की ओर आने के लिए प्रेरित किया। चूंकि यहाँ से पहले की वीडियो में मैं बताया हूँ, प्रीवियस वीडियो में पुर्तगीज के बारे में, कि वास्को डी गामा मसाला जब यहाँ से ले गया था और यूरोप के बाजार में जब वो बेचा था बहुत ही ज़्यादा मुनाफा हुआ था, जिससे कि अदर यूरोपियन कंपनी को वो प्रेरित किया। मीन्स कि वो अदर यूरोपियन कंपनी देखा इतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो क्यों ना हम लोग भी पूरब से व्यापार करना शुरू कर दें। तो यही मेनली जो है अंग्रेज को भी ये चीज जो है प्रेरित किया। क्लियर है। नेक्स्ट है 1599 ईस्वी में एक दुस्साहसी व्यापारी मिल्डन हॉल भारत आया। तो ये याद रखना है कि मिल्डन हॉल एक व्यापारी था जो कि भारत आया था कब, 1599 में। क्लियर है। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि अंग्रेजों का किस तरह भारत में आगमन हुआ और वो किस तरह सफलता हासिल किया। मैं एक शॉर्ट में ब्रीफ में इस स्लाइड को फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर ये हुआ कि जितने भी यूरोपीय शक्ति था उस समय भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्र में जितने भी यूरोपीय शक्ति था उसमें अंग्रेज जो है सबसे ज़्यादा सफल रहा। क्लियर है। तो इसके पीछे जो मुख्य वजह क्या था कि वो याद रखना है कि मुख्य वजह ये था कि अंग्रेज जो है भारत सहित एशियाई व्यापार के स्वरूप को समझने में सफल रहा। क्लियर है। तो ये यहाँ पर मेनली आपको याद रखना है इस स्लाइड से। और नेक्स्ट पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि 1599 ईस्वी में
एक व्यापारी मिल्डन हॉल भारत आया था। क्लियर है? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, अब देखेंगे कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम का चार्टर, यानी महारानी एलिजाबेथ का जो प्रथम चार्टर था, या फिर आप कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापना हुआ था, उससे रिलेटेड पॉइंट हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। ये याद रखना है बिकॉज कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो याद रखना है 1600 ईस्वी में। और एक्स्ट्रा फैक्ट में मैं बता दूं कि ये भी सवाल कई बार बना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय मुगल सम्राट कौन था, तो याद रखना है अकबर। कौन था? अकबर। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि अकबर 1605 तक था। तो सवाल अगर ये पूछेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय मुगल शासक कौन था, तो वो अकबर था। लेकिन हॉकिंस किसके दरबार में आया था, तो उस समय जहांगीर था। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो एलिजाबेथ जो भी मतलब चार्टर दिया था, या फिर जो भी अधिकार पत्र दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो वो अकबर के नाम से ही दिया गया था। बिकॉज कि पहले के समय में एक देश से दूसरे देश में जाने में, क्योंकि समुद्री रास्ता से जाया जाता था, तो बहुत समय लगता था। तो जब तक ये ईस्ट इंडिया कंपनी यानी हॉकिंस जब तक भारत आया, तब तक क्या हुआ कि जो मतलब अकबर का देहांत हो चुका था, तो उस समय जहांगीर शासक था। तो हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आया था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुआ था, उस समय मुगल शासक अकबर था। तो इससे भी आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि अकबर जो है 1605 तक रहा था। क्लियर है? अकबर 1605 तक रहा था शासक, और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ। तो ऑब्वियस है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय मुगल शासक अकबर था। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्लियर है? नेक्स्ट है कि पूर्व में अंग्रेजों या इंग्लैंड के व्यापार के संदर्भ में प्रथम महत्वपूर्ण कदम 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में उठाया गया, जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर यानी आदेश पत्र जारी करके गवर्नर और लंदन की कंपनी के व्यापारियों को पूरब में व्यापार के विशिष्ट अधिकार प्रदान किए। यानी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब में व्यापार करने का अधिकार दे दिया। इट मीन्स लाइसेंस दे दिया। क्लियर है? तो प्रारंभ में यह विशेषाधिकार यानी प्रारंभ में जो ये अधिकार मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो पूर्व में व्यापार करने के लिए मात्र 15 वर्ष के लिए मिला था। लेकिन मई 1609 ईस्वी में एक नवीन चार्टर यानी नया चार्टर के द्वारा इसे अनिश्चित काल के लिए विस्तारित कर दिया गया। अनिश्चित काल मतलब हो गया कि यहाँ पर कोई साल नहीं बताया गया। मीन्स हुआ कि अनिश्चित काल यानी 1 साल में भी बंद कर दिया जा सकता है, 50 साल में भी किया जा सकता है, 100 साल में भी किया जा सकता है। मीन्स हुआ कि अनिश्चित काल का मतलब सीधा सीधी हुआ कि कभी भी बंद किया जा सकता है। वैसे तो आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली जो है 1857 की क्रांति के बाद खत्म हुआ है, जो कि आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है कि शुरुआती वर्षों में सामान्य तौर पर व्यापारियों के एक समूह का स्वतंत्र बेरा भेजा जाता था। यानी शुरुआती वर्षों में क्या हुआ कि सामान्य तौर पर यानी मेनली जो वो है व्यापार करने के पर्पज से ही आता रहा अंग्रेज, यानी एक व्यापारी समूह ही स्वतंत्र बेरा भेजा जाता था। लेकिन क्या हुआ कि बाद के दिनों में जब यहाँ देखा कि मतलब कि यहाँ हम इस पे कब्जा कर सकते हैं इस देश पर, तो धीरे धीरे वो सैनिक को भी भेजना शुरू कर दिया था। क्लियर है? और क्या होता था कि ये जितने भी व्यापारी आता था पूरे में व्यापार करने के लिए, इट मीन्स भारत के क्षेत्र में, तो जो भी लाभ होता था वो आपस में ये लोग बांट लेता था। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हॉकिंस एवं थॉमस रो। तो कैप्टन हॉकिंस जो जहांगीर के दरबार में आया था
और थॉमस रो भी जहांगीर के दरबार में आया था। तो इससे रिलेटेड हम लोग पॉइंट देखेंगे कि जैसा कि विलियम हॉकिंस 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा, लेकिन सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति प्राप्त करने में असफल रहा। यानी जब जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस 1609 में आया था, तो उस समय सूरत में ये व्यापार करने के लिए यानी कारखाना खोलने की अनुमति मांगा था जहांगीर से, लेकिन जहांगीर ने अनुमति देने से मना कर दिया था। क्लियर है। नेक्स्ट है कि सन 1615 में सर थॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा गया, जो 1619 ईस्वी तक वहां रुका। यानी 1615 में फिर क्या हुआ कि थॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा गया, यानी फिर से मतलब कि अनुमति लेने के लिए, और ये 1619 ईस्वी तक रहा, यानी लगभग 4 साल तक। क्लियर है। नेक्स्ट है कि यद्यपि वह मुगल शासक जहांगीर के साथ वाणिज्यिक संधि करने में असफल रहा। वह मतलब यहाँ पर हुआ थॉमस रो की बात कर रहा है कि थॉमस रो जो है मुगल शासक जहांगीर के साथ वाणिज्यिक संधि यानी व्यापारिक संधि करने में असफल रहा, तथापि मुगल भारत में विभिन्न स्थानों पर कारखाने स्थापित करने में उसने विभिन्न विशेषाधिकार सुनिश्चित किए। यानी वो व्यापारिक संधि करने में तो असफल रहा, लेकिन मुगल के जो क्षेत्र था उसमें ये कुछ विशेषाधिकार हासिल कर लिया था, कुछ अलग अलग जो अधिकार था वो हासिल कर लिया था थॉमस रो। क्लियर है। यानी आप यहाँ पर कह सकते हैं कि थॉमस रो कुछ हद तक सफलता हासिल कर लिया था। क्लियर है। नेक्स्ट है कि रो ने शाही सहायता प्राप्त करने के लिए अपने कूटनीतिक कौशल का इस्तेमाल किया। यानी इसके पास जो भी कूटनीतिक कौशल था, कूटनीतिक ज्ञान था, उसका ये इस्तेमाल किया शाही सहायता प्राप्त करने के लिए। शाही सहायता का मतलब यहाँ पर ये हुआ राजा की सहायता, यानी उस समय जहांगीर की सहायता प्राप्त करने के लिए थॉमस रो ने अपना प्रयास किया और अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया। क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये स्लाइड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है जो कि अब हम लोग ये देखेंगे कि अंग्रेजों का जो व्यापारिक विस्तार हुआ था, यानी अंग्रेज भारत के क्षेत्रों में अपना जो विस्तार किया था, उससे रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि पुर्तगालियों के प्रभाव और शक्ति को समाप्त कर अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में कारखानों की स्थापना की। यानी पुर्तगाली शक्ति को क्या किया, ये समाप्त करके अंग्रेज जो है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपना कारखाना स्थापित करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है कि 1625 ईस्वी तक सूरत और मसूलीपट्टनम के अतिरिक्त भरूच और अहमदाबाद के कारखाने खोले गए। यानी सूरत के क्षेत्र में तो कारखाना खोल ही लिया था, उसके अलावा जो है भरूच और अहमदाबाद यानी गुजरात के क्षेत्र में भी अपना कारखाना अंग्रेज खोल लिया था। और कंपनी की सुरक्षा की दृष्टि से इनकी किलेबंदी की गई। यानी कारखाना खोलने के बाद क्या किया कि इसका किलाबंदी भी कर लिया था। क्लियर है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि सूरत, मसूलीपट्टनम, भरूच और अहमदाबाद के क्षेत्रों तक अंग्रेज यानी अपना व्यापार का विस्तार करता गया। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1625 में अंग्रेजों ने सूरत की किलेबंदी की। ये याद रखना है क्योंकि सूरत से सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सूरत का किलेबंदी अंग्रेज 1625 में किया था। इससे उनकी क्षेत्र विस्तार की और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का पता चला। मीन्स जब ये अपना किलेबंदी करने लगा, वैसे तो कंपनी का काम होता है कारखाना के स्थापित करना, लेकिन यहाँ देखा गया कि ये अपना किलेबंदी भी कर रहा है। तो इससे इसकी मंशा पता चला, इससे इसका इंटेंशन पता चला, मीन्स अंग्रेज का। तो ये इंटेंशन पता चला कि ये अपना क्षेत्र विस्तार करना चाहता है और ये साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का पता चला। साम्राज्यवादी मतलब ये हुआ कि यहाँ मतलब ये पता चला कि इसका मंशा ये है कि शायद ये इस देश पर कब्जा करना चाहता है। क्लियर है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि डचों एवं मुगल सत्ता से टकराव से बचने के लिए अंग्रेजों ने दक्षिण भारत के छोटे छोटे राज्यों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। यानी डच और मुगल से बचने के लिए ये क्या किया कि दक्षिण के क्षेत्र में जाकर और वहाँ जो छोटे छोटे राज्य था उस पर अपना ध्यान केंद्रित किया। क्लियर है। नेक्स्ट है कि 1622 ईस्वी में अंग्रेजों ने नेओर मुजपुर पर कब्जा कर लिया। यह एक महत्वपूर्ण विजय थी क्योंकि इसके पश्चात वे पुर्तगालियों के आक्रमण से सुरक्षित हो गए। यानी जब ये नेओरमुज पर कब्जा कर लिया अंग्रेज तो वो पुर्तगाली के आक्रमण से क्या हो गया, सुरक्षित हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट है 1652-54 के दौरान अंग्रेज डच से शत्रुता के कारण भारत के पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों के नजदीक आ गया। यानी 1652-54 के दौरान क्या हुआ कि अंग्रेज और डच के बीच में शत्रुता हो गया, जिसके वजह से क्या हुआ, ये पुर्तगाली के नजदीक आ गया। यानी पुर्तगाली से अब ये मित्रता शुरू कर दिया था कौन, अंग्रेज। क्लियर है। तो इसका जो इम्पैक्ट हुआ वो 1661 में देखा गया कि 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह कर लिया था। या पुर्तगाल की राजकुमारी का नाम कैथरीन था, उससे विवाह कर लिया था। और ये चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में, यहाँ आप देख सकते हैं कि दहेज के स्वरूप इसे बम्बई टापू मिल गया। यानी दहेज में क्या मिल गया, बम्बई मिल गया। आप यहाँ देख रहे हैं कि दहेज में जो है पूरा बम्बई ही दे दिया गया था। जैसे कि अंग्रेज यानी पुर्तगाल जो है ये अपने खुद का जागीर समझता था बम्बई को। यानी दूसरे देश में आके कब्जा किए हुआ था और जो है अपनी बेटी के शादी में जो है वो दहेज दे रहा है, दूसरा का जगह कब्जा किया हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन लोगों की मानसिकता। नेक्स्ट है कि अब ये चार्ल्स की मानसिकता आप देख सकते हैं कि ये क्या किया, दहेज में दिया हुआ सामान को फिर ये क्या किया, भाड़े पर लगा दिया। नेक्स्ट पॉइंट में वही है कि चार्ल्स द्वितीय को जो भी दहेज में यानी बम्बई टापू मिला था पुर्तगाल इसका ससुराल से, तो ये क्या काम किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को इसे भाड़े पर लगा दिया। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार्ल्स ने इसे 10 पाउंड वार्षिक मामूली किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। यानी उस समय के अकॉर्डिंग ये 10 पाउंड जो वार्षिक जो ले रहा था ये बिल्कुल मामूली रकम था। और ये क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई क्या कर दिया, रेंट पे दे दिया, भाड़े पे दे दिया चार्ल्स द्वितीय ने। किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो सबसे पहला गलती तो पुर्तगाल किया था कि दूसरे का जगह अपनी बेटी को दहेज में दिया। और ये इनके दामाद जो है चार्ल्स द्वितीय, ये क्या काम किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है दहेज में लिया हुआ सामान भाड़े पे दे दिया, और वो भी 10 पाउंड के वार्षिक मामूली किराए पर। तो आप देख सकते हैं दोनों की मानसिकता। तो यहीं से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस तरह ये लूटपाट की नीति शुरू कर दिया था। क्लियर है। नेक्स्ट है कि 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बम्बई लाया गया। क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को तो बम्बई किराए पर मिल गया था, तो सूरत में जो मुख्यालय था उसे बम्बई में ट्रांसफर कर दिया था। क्लियर है। अब है जो कि ये पॉइंट आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इस पॉइंट से एग्जाम में कई बार सवाल बना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात, आपको पता है जब आप मुगल साम्राज्य पढ़े होंगे उसमें आपको पता चला होगा कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य जो है ढनमना सा गया। यानी उसके बाद जो भी राजा आया वो मुगल साम्राज्य को आगे लेके नहीं गया, यानी मुगल साम्राज्य जो है पिछड़ता गया। तो वही यहाँ पर है कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया और अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाते हुए कई छूटें और विशेषाधिकार प्राप्त किया। यानी बहुत सारा छूट ले लिया था मुगल साम्राज्य से। यानी औरंगजेब के बाद जो कमजोर मुगल साम्राज्य बना था, यानी मुगल शासक बना था,
उससे कई तरह का विशेषाधिकार अंग्रेज ले लिया था, जिसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि 1717 ईस्वी में जॉन सरमैन की अध्यक्षता में अंग्रेजी शिष्टमंडल मुगल सम्राट फर्रुखसियर से फरमान पाने में सफल रहा। तो ये याद रखना है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में जो मुगल फरमान मिला था उस समय मुगल शासक कौन था, तो फर्रुखसियर था। तो इससे किसी भी तरह घुमा के सवाल पूछा जा सकता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जिससे 1691 के फरमान के निमित्त सुविधाएं गुजरात एवं दक्कन में बढ़ा दी गई। यानी 1717 के चार्टर में, यानी 1717 के अधिकार पत्र में, यानी जो मुगल सम्राट फर्रुखसियर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था, तो उसमें ये भी मेंशन था कि 1691 में जो फरमान मिला था गुजरात और दक्कन के क्षेत्र में, उसे भी इस फरमान के द्वारा बढ़ा दिया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट है, 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने एक शाही फरमान जारी करके कंपनी को विभिन्न विशेषाधिकार प्रदान किए। इसमें कई तरह का विशेषाधिकार मतलब प्रदान किया था, फर्रुखसियर ने कंपनी को दिया था, जैसे टैक्स फ्री व्यापार है ना, किलेबंदी करना और बहुत सारा चीजें हैं, है ना। तो मेनली आपको उतना याद नहीं रखना है, क्योंकि वो मेंस एग्जाम में पूछा जाता है। पीटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपको ये याद रखना है कि 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर के द्वारा कंपनी को एक शाही फरमान जारी किया गया था। क्लियर है। आई होप कि आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा कि अंग्रेजों ने अपना व्यापारिक विस्तार किस तरह किया था। क्लियर है। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों एवं डचों के साथ अंग्रेजों का संघर्ष। अब क्योंकि अंग्रेज जो है पुर्तगाली कंपनी और डच कंपनी के बाद आया था, बट ये धीरे धीरे पुर्तगाली और डचों को दबाते हुए आगे बढ़ रहा था, तो ऑब्वियस है कि इन तीनों के बीच में संघर्ष होगा। तो पुर्तगाली और डचों के बीच में अंग्रेजों का जो संघर्ष हुआ उससे रिलेटेड अब हम लोग पॉइंट देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि स्वयं को स्थापित करने में एक और अंग्रेजी कंपनी को मुगल और भारतीय राज्यों से निपटना पड़ा, तो दूसरी ओर उन्हें पुर्तगालियों और डचों से भी लोहा लेना पड़ा। यानी खुद को स्थापित करने के लिए अंग्रेजी कंपनी मुगल और अलग अलग भारतीय राज्यों से सामना किया। तो दूसरा तरफ क्या हुआ कि पुर्तगाली और डचों का भी इसे सामना करना पड़ा। क्लियर है। तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि ये तीनों कंपनी जो है अभी तक जो भारत में आया था, ये तीनों कंपनी चाहता था कि हम जो है भारत के क्षेत्र में अपना एकाधिकार जमा ले। यानी तीनों चाहता था कि मेरा एकाधिकार हो, लेकिन फाइनली जैसा कि आपको पता है अंग्रेज को ही एकाधिकार प्राप्त हुआ भारत के क्षेत्रों में। क्लियर है। नेक्स्ट है, 17वीं शताब्दी के शुरुआती 3 दशकों में उन्हें पुर्तगालियों का सामना करना पड़ा। 1630 में मैड्रिड संधि के पश्चात अंग्रेजों और पुर्तगालियों की शत्रुता समाप्त हुई। यानी आपको ये याद रखना है कि 1630 के मैड्रिड संधि के पश्चात, यानी 1630 के मैड्रिड संधि के बाद अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच में जो शत्रुता था वो समाप्त हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट है, 1634 ईस्वी में सूरत स्थित अंग्रेजी कारखाने के अध्यक्ष और गोवा स्थित पुर्तगाली वायसराय के बीच एक दूसरी संधि हुई। क्लियर है। जिसके अनुसार भारत के वाणिज्यिक मामलों में दोनों देशों ने एक दूसरे की सहायता करने का निर्णय लिया। यानी सूरत के जो अंग्रेजी कारखाने के जो प्रेसिडेंट थे, इट मीन्स अध्यक्ष थे, और गोवा स्थित पुर्तगाली वायसराय जो था, वो ये दोनों के बीच में एक संधि हुआ, जिसमें ये तय किया गया
कि भारत के क्षेत्रों में जो व्यापार होगा उसमें हम लोग एक दूसरे की सहायता करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1654 ईस्वी में पुर्तगालियों ने पूर्व के व्यापार पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार लिया। मतलब ये हुआ कि 1654 ईस्वी में पुर्तगाली ने पूर्व के व्यापार पर अंग्रेजों के अधिकार को एक्सेप्ट कर लिया। मीन्स ये एक्सेप्ट किया कि पूर्व के व्यापार में हम अंग्रेजों का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है 1661 की संधि के अंतर्गत भारत के डचों के विरुद्ध दोनों एकजुट हो गए। यानी फिर 1661 में पुर्तगाल और अंग्रेज संधि किया और इसमें यह तय किया कि डचों के विरुद्ध एक दूसरे को हम लोग साथ देंगे। यानी अब क्या हुआ कि इस समय तक पुर्तगाल और अंग्रेज मिल गया डचों को खदेड़ने के लिए या उसे कमजोर करने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है 1667 में डच भारत में स्थापित अंग्रेजी अड्डों को छोड़ने के लिए राजी हो गए। यानी 1667 में डच जो है जो भी भारत में स्थापित अंग्रेजी अड्डा था उसे छोड़ने के लिए ये तैयार हो गया, यानी डच कंपनी। और अंग्रेजों ने इंडोनेशिया पर अपना दबाव छोड़ दिया। यानी अंग्रेज का जो इंडोनेशिया पर जो कब्जा था वो छोड़ दिया। यानी आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि दोनों में एक तरह से डील हो गया कि इंडोनेशिया के क्षेत्र मैं छोड़ देता हूँ तो भारत का क्षेत्र तुम छोड़ दो। यानी डच कंपनी और अंग्रेजी कंपनी में इस तरह का मतलब आप कह सकते हैं कि संधि हुआ था, जिसमें कि अंग्रेज जो इंडोनेशिया का क्षेत्र छोड़ दिया और डच जो है भारत का क्षेत्र छोड़ दिया। तो इस प्रकार दोनों शक्तियों ने पारस्परिक समझौता कर लिया। क्लियर है। इसके बावजूद अंग्रेज निरंतर डचों को भारत भूमि से बाहर निकालने का प्रयत्न करते रहे। यानी यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, जैसा कि जब अभी आप और नेक्स्ट वीडियो जब आएगा और डिटेल में जब डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि अभी ये वीडियो में अंग्रेज सिर्फ समाप्त नहीं होगा, इस वीडियो में सिर्फ ये बताया जाएगा कि अंग्रेज किस तरह खुद को एस्टेब्लिश्ड किया था भारत में। लेकिन अंग्रेज पर बहुत बड़ा एक डिस्कस होगा जिसमें आपको पता चलेगा कि अंग्रेज संधि कर लेता था फिर भी जो है मतलब कि वो अपने आदत से बाज नहीं होता था, फिर संधि तोड़ लेता था। तो वही आप यहाँ अभी शुरुआती दौर में देख सकते हैं कि डच के साथ संधि कर लिया फिर भी जो है अंग्रेज जो है डचों को निरंतर जो है भारत की भूमि से बाहर निकालने का ये प्रयत्न करता रहा। क्लियर है। नेक्स्ट है कि डचों ने देशी व्यापार तक स्वयं को सीमित कर लिया। यानी अब डच जो है स्वयं को देशी व्यापार तक ही सीमित कर लिया। यानी अब जो है ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में सोचना बंद कर दिया। क्लियर है। 18वीं शताब्दी में डचों का तेजी से पतन हुआ। तो 18वीं शताब्दी आते आते डचों का क्या हुआ, बड़ी तेजी से पतन हुआ, जो कि प्रीवियस वीडियो में उसमें चर्चा किया गया है। यानी पार्ट 2 वीडियो में इस चैप्टर का जो पार्ट 2 वीडियो है उसमें डच का पतन किस तरह हुआ, इसके पीछे क्या कारण था, तो उस पर डिस्कस डिटेल में किया गया है। तो आप वो वीडियो जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि डच का पतन किस तरह हुआ था। क्लियर है। उसका लिंक यानी इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो का लिंक और पार्ट 2 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो आप जरूर देखें, तभी आपको ये चैप्टर जो है समझ में आएगा और ये चैप्टर पढ़ने में मजा आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों के विशेषाधिकारों में वृद्धि हुई। इससे क्या हुआ कि अंग्रेजों के विशेषाधिकार में वृद्धि हुआ। मीन्स जब डच तेजी से पतन हो रहा था तो अंग्रेज का जो विशेषाधिकार था उसमें बढ़ोतरी हुआ। उन्होंने कई वस्तुओं के व्यापार पर नियंत्रण कर लिया और अंत में 1795 में अंग्रेजों ने
डचों को भारत से निकाल बाहर किया, जिससे उनका भारत अधिकार क्षेत्र समाप्त हो गया। उनका से यहाँ पे मतलब है डच। तो जब 1795 में डच को अंग्रेजों ने भारत से बाहर कर दिया, जिससे क्या हुआ कि डच कंपनी का भारत से अधिकार क्षेत्र क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्लियर है? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह अंग्रेज और पुर्तगालियों और डचों के बीच में संघर्ष हुआ था। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अंग्रेज जो है किस तरह अलग अलग यूरोपियन कंपनी को भारत में जमने नहीं दिया और किस तरह उसे बाहर किया। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि फ्रांस कंपनी का आगमन हुआ था और आप ये भी देखेंगे कि फिर फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष हुआ। तो उस पे चर्चा नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड है जो कि इस वीडियो का लास्ट स्लाइड है कि अंग्रेजों के व्यापार एवं विस्तार का प्रभाव। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये अंग्रेजी कंपनी खत्म नहीं हुआ है। इस वीडियो में सिर्फ ये चर्चा किया गया है कि अंग्रेजी कंपनी का भारत में किस तरह विस्तार हुआ और अदर यूरोपियन कंपनी के बीच में उसका किस तरह संघर्ष हुआ। तो मेनली इस पर इस वीडियो में यही चर्चा किया गया है। बट अंग्रेजों से रिलेटेड और भी डिस्कस इस चैप्टर में अभी और करना बाकी है। तो आप यहाँ पर ये ना समझे कि अंग्रेजी कंपनी समाप्त हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पर कि अंग्रेजों ने शीघ्र ही अरब सागर और फारस की खाड़ी पर अपना एकाधिकार कर लिया। यानी अंग्रेज के व्यापार एवं विस्तार का प्रभाव क्या हुआ कि अरब के सागर और फारस की खाड़ी पर अपना एकाधिकार ये जमा लिया। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने भारत से वस्त्र, नील, शोरा क्या था कि बम बनाने में या उस समय जो भी बंदूक का जो भी कारतूस होता था उसे बनाने में शोरा का इस्तेमाल किया जाता था। मसाले, मलमल इत्यादि ले जाते थे। क्लियर है? आरंभ में अंग्रेजों द्वारा भारतीय वस्तुओं का बड़े पैमाने पर आयात किए जाने के कारण भारतीय दस्तकारी को बहुत लाभ पहुंचा। यानी जब अंग्रेजी कंपनी भारतीय वस्तु का आयात करता था, इससे भारतीय दस्तकारी यानी भारतीय जो भी उस समय क्राफ्टमैन था, इट मीन्स आप कह सकते हैं कि उस समय के जो व्यापारी था उसे बहुत लाभ हुआ। लेकिन बाद के वर्षों में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी भारतीय व्यापार पर देखने को मिला। क्लियर है? नेक्स्ट है बड़े बड़े भारतीय व्यापारी कंपनी के मध्यस्थ व्यापारी के रूप में काम करने लगे। यानी उस समय जो भी बड़े बड़े भारतीय व्यापारी कंपनी था तो अंग्रेजों के साथ यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मीडियोकर के तरह अपना व्यापार ये शुरू किया। यहाँ पर मीन्स ये हुआ कि भारतीय व्यापारी उस समय जो बड़े बड़े भारतीय व्यापारी था वो अंग्रेजों के साथ अपना व्यापार करना शुरू किया बिकॉज कि उस समय तक लाभ हो रहा था। क्लियर है? लेकिन बाद के वर्षों में बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित किया गया, जिसकी वजह से भारतीय व्यापार जो है धीरे धीरे कमजोर होता गया और अंग्रेजी व्यापार आगे बढ़ता गया। क्लियर है? नेक्स्ट प्रभाव क्या हुआ कि अपनी समकालीन यूरोपीय तथा भारतीय शक्तियों को पराजित करने के बाद, यानी उस समय उस अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जो भी यूरोपीय शक्ति था मीन्स पुर्तगाल, डच, फ्रांस, ये सभी को पराजित करते हुए और उस समय जो भी भारतीय शक्ति था यानी भारत के अलग अलग राजाओं को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपना राजनीतिक प्रसार आरंभ कर दिया। मीन्स ये हुआ शुरू में सिर्फ व्यापार कर रहा था, लेकिन अब क्या हुआ कि अपना राजनीतिक प्रसार
मीन्स कि अलग अलग क्षेत्रों में अब ये कब्जा करना शुरू कर दिया। क्लियर है। नेक्स्ट है ताकि व्यापारिक आवश्यकताएं पूरी की जा सके, यानी राजनीतिक प्रसार इसलिए कर रहा था कि वो चाहता था कि हमें किसी तरह का व्यापार करने में प्रॉब्लम नहीं हो, इसीलिए उस क्षेत्र पर खुद कब्जा कर लेता था या उस क्षेत्र पर खुद शासन करना शुरू कर देता था। इसी क्रम में अंग्रेज भारत में मुगलों की वैकल्पिक शक्ति के रूप में उभरे। बिकॉज कि आपको प्रीवियस स्लाइड में बताए थे कि जब औरंगजेब का मृत्यु हुआ तो उसके बाद के जो भी मुगल शासक बना जो कि कमजोर शासक था, और मुगल साम्राज्य जो है धीरे धीरे कमजोर होता गया, और इसी मौके का फायदा उठाकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आगे निकलता गया, यानी मुगल के ऑप्शन के तौर पर यह शक्ति उभरता गया। क्लियर है। नेक्स्ट है कि 1464 ईस्वी तक, यानी 1464 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, है ना, वो आगे के वीडियो में उस पर डिस्कस किया जाएगा। तो 1464 ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेज जो है फाइनली जीत गया था। तो यहाँ पर वही है कि 1464 ईस्वी तक बंगाल विजय के बाद से तो अंग्रेजों ने ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापार को स्वरूप प्रदान किया। चूंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुआ, तो औद्योगिक क्रांति जब हुआ तो क्या हुआ, प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा हुआ, तो एक बाजार की जरूरत था। तो 1464 में जब बंगाल जीत लिया, इट मीन्स उस समय के अकॉर्डिंग भारत जीत लिया, क्योंकि बंगाल बहुत ही बड़ा क्षेत्र था, एजुकेटेड क्षेत्र था, यानी शिक्षित लोगों का क्षेत्र था। तो उस समय बंगाल जीतना मतलब भारत जीतना। तो जैसे ही बंगाल को 1464 में फाइनली अंग्रेज जीत गया, तो क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पर कब्जा कर लिया, और जो है जो भी ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुआ उसका ये फायदा उठाया, और यहाँ भारत को बाजार के रूप में इस्तेमाल किया। वहां से सामान लाकर भारत के बाजारों में ऊंचे दामों में बेचा करता था। क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, जिसमें ये चर्चा किया गया है कि अंग्रेजों का किस तरह आगमन हुआ था भारत में, वो अपना व्यापार किस तरह विस्तार किया, और अदर यूरोपियन कंपनी के बीच में जो संघर्ष हुआ था उससे रिलेटेड सारा फैक्ट डिस्कस किया गया है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो जिसमें पुर्तगाल के बारे में चर्चा किया गया है, और पार्ट 2 वीडियो जिसमें डच कंपनी के बारे में चर्चा किया गया है, वो ऑलरेडी डाला जा चुका है। यहाँ पर मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ पर एंड स्क्रीन में एक प्लेलिस्ट शो होगा जिसका नाम है मॉडर्न हिस्ट्री। तो यहाँ पे आप उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं सारा वीडियो। क्लियर है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।